माँ तो माँ होती है। एक माँ की रुला देने वाली कहानी। मनोज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मनोज के बेटे राजू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, मनोज की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, राजू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज की पत्नी शालू ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? शालू ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी कमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे जाकर बैठ गई। मनोज बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मनोज की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मनोज को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को कमला अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मनोज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मनोज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। शालू को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, कमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मनोज जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब मनोज बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से मनोज के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर प्रकाश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मनोज, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर प्रकाश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शालू ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर प्रकाश ने मनोज की ओर देखा तो मनोज ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर प्रकाश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि कमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर प्रकाश दौड़कर कमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। कमला की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा मनोज, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर प्रकाश ने मनोज को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मनोज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, कमला ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर प्रकाश ने शालू की ओर व्यंग से देखा। शालू निरुत्तर होकर मनोज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा मनोज, तुम्हें शायद मालूम न हो
कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। शालू बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर प्रकाश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर प्रकाश ने कमला से कहा। मनोज को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर प्रकाश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मनोज को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ कमला के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मनोज ने आग्रह दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शालू को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कमला से आंख मिलाए। कमला ने शालू की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मनोज को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शालू और बच्चों ने कमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।